इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 32। इसके पहले कितनी क्लास हो चुकी है? 31 क्लास हो चुकी है। जो बच्चे पीछे क्लास रिवाइज नहीं किए हैं, पीछे क्लास जरूर रिवाइज करें, तभी आप लोगों को आगे का क्लास समझ में आएगा। पीछे 31 क्लासेस हो चुका है। ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 32 टारगेट ITI एग्जाम 2023। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आप फ्री में चाहते हो तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हो। कौन सी क्लास है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ITI सेकेंड ईयर क्लास 32 है। इसके पहले 31 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग उन क्लासेस को देख कर आइए, रिवाइज करके आइए, तभी ये क्लासेस आपको बेहतर तरीके समझ में आएगी। टारगेट ITI एग्जाम 2023 और इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि फ्री में चाहते हो तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हो। चलते हैं आज के हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which is the case for the fault if the output voltage of UPS is higher than normal? यदि UPS का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, दोष का कारण क्या होगा? तो फॉल्ट का कारण क्या होगा? Which is the case for the fault if the output voltage of UPS is higher than normal? तो इसमें कौन सा होता है? डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। यदि उसका आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, सामान्य वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज यदि बढ़ जाता है तो उस केस में सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। कौन सा? डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। हमें उसको सही करवाना होगा। फीडबैक सर्किट उसका डिफेक्ट हो चुका है। उसके बाद दिया है यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है? यूपीएस जो होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है? तो देखो, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का एक ही कारण हो सकता है कि उसकी जो सेटिंग की गई है, उसकी जो लोड सेटिंग की गई है वो सही तरीके से नहीं की गई है। जिस पर्टिकुलर एरिया पे उसे ट्रिप करना चाहिए, जिस पर्टिकुलर लोड पे उसे ट्रिप करना चाहिए, उस पर ना करके किसी और पे कर दी गई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रिपिंग द यूपीएस विथ फुल लोड? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन? बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? बिजली उत्पादन के लिए अगर देखी जाए तो ये तीनों चीज अगर देखें हम, पहली चीज तो इसको हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। कोयला है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। कोयला से क्या बनाते हैं हम? स्टीम बनाते हैं, उसके बाद टरबाइन चलाते हैं और जो उसमें अल्टरनेटर वगैरह जोड़ के क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब कैसा कोई प्लांट आएगा तो हम बताएंगे। तो हमारे जो भारत में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है इस समय क्या है? कोयला। क्या है? कोयला। बाकी इसके अलावा जो आपका डीजल वगैरह पावर प्लांट होता है, जैसे डीजल पावर प्लांट होता है, इसका भी यूटिलाइज होता है लेकिन कम होता है। किसके? कोयला के तुलना में। पूछा है ना बिजली उत्पादन के लिए, तो बिजली उत्पादन के लिए भारत में जो सबसे यूज होता है क्या होता है? कोयले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोयले का। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पादन का कौन सा स्रोत है? पारंपरिक और गैर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं। क्या ये पूछा है आपसे? देखो क्वेश्चन पूछा है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पादन का स्रोत कौन सा है? देखो, पारंपरिक और गैर पारंपरिक दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका पारंपरिक एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर पारंपरिक, एक होता है आपका गैर पारंपरिक दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब बात की जाए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है विंड पावर एनर्जी, टाइडियल पावर एनर्जी और सोलर पावर एनर्जी। तो जो आपका जो विंड पावर एनर्जी क्या होती है? विंड पावर एनर्जी एक ऐसी होती है जो आपसे वायु से बनती है। वायु से कैसे बनती है? जैसे आपकी एयर चली तो एयर के सापेक्ष कौन होता है? जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं, छोटे, या क्या होते हैं? रोटेट करते हैं। इसी से क्या जुड़ा होता है? इसी से जुड़ा होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? इस जो आपकी टरबाइन के द्वारा जो एयर की एनर्जी इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अल्टरनेटर जोड़ देते हैं टरबाइन के साथ। हम क्या जोड़ देते हैं? अल्टरनेटर। तो दूसरा हो गया। उसके बाद जैसे आपका हो गया ये विंड का हो गया, उसी प्रकार सोलर का क्या हो गया? जैसे सोलर से आती है, सन एनर्जी आती है, तो क्या बोलते हैं आप? सोलर पैनल लगा देते हो। सोलर पैनल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सोलर पैनल फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे? फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल पे। फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल क्या होता है?
फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल क्या होता है, जब सूर्य की किरण उससे टकराती है तो क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा का कन्वर्जन, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किससे टकराती है, जो आपके सिलिकॉन सेल लगे हुए होते हैं। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा में हो जाता है। ठीक, अब बात की जाए यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइडल ज्वारी शक्ति होती है, जब समुद्र में ज्वार की लहरें आती हैं, जैसे क्या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जैसे आपका जो होता है क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, तो इन दिनों में ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलती है टाइडल शक्ति एनर्जी। तो ये जो आपकी है विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों एक प्रकार से देखें क्या है, तीनों क्या है आपकी, देखें तीनों आपकी क्या है, गैर पारंपरिक है। अगर देखें तीनों कौन सी हैं, गैर पारंपरिक है, तीनों गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक का मतलब ये है कि इनको हम सदियों से नहीं यूज करते थे। अभी जैसे जैसे हम लोग जो है आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, तो हम जो है इन्वेंट कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में हमने क्या जो है देखा कि सोलर के द्वारा भी एनर्जी पा सकते हैं, विंड के द्वारा भी एनर्जी पा सकते हैं, टाइडल के द्वारा भी, मतलब टाइडल जो आपका समुद्र में होता है उसमें से भी एनर्जी पा सकते हैं। लेकिन इसका हम लोगों ने जो है अभी रिसर्च किया, अभी हाल फिलहाल 50 साल 60 साल से हम लोग इन सब इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है भविष्य में क्या होने वाला है, कोयला भी खत्म होने वाला है, डीजल भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, या ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनको हम सदियों से देखते आ रहे हैं वो खत्म होने वाली हैं। तो हमें जो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है, इंडिपेंडेंट जिनमें मतलब इंडिपेंडेंट है, क्या मतलब है, अभी देखो ये डिपेंडेंट है, जितने आपके कोयला वगैरह डिपेंड है हम लोग ना, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कोयला वगैरह खत्म हो जाएंगे तो हमको क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो किधर जाना पड़ेगा, हम सौर ऊर्जा पे जाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है, वायु हमेशा चलने वाली है, विंड एनर्जी का यूज करेंगे, या आपका टाइडल एनर्जी है, समुद्र कभी सूखने वाला नहीं है। ऐसा हमें अभी आज की डेट में लगता है, हो सकता है कि कभी सूर्य ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कोई कल्पना नहीं है। सूर्य हमेशा रहने वाला है, टाइडल हमेशा रहने वाला है, सोलर हमेशा रहने वाला है, विंड हमेशा रहने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये गैर पारंपरिक है। हम लोग जो है थोड़ा सा समय से पीछे हैं, हम लोग को बहुत पहले इनको जान जाना चाहिए, नहीं जान पाई, हमारी कमी है। लेकिन अगर बात की जाए उसमें थर्मल पावर प्लांट की, तो ये क्या है, ये आपके पारंपरिक है, इसको हम शुरू से यूज करते हैं, शुरू से यूज करते आ रहे हैं। आपके जैसे लकड़ी हो गए, क्या बोलते हैं ये कोयला हो गए, क्या बोलते हैं कोयला का यूज करते हैं ना। कोयला से क्या बनाते हैं, जैसे आपका कोयला होता है तो कोयले से क्या होता है, आपकी कोयला को जलाते हो तो क्या बनती है, आपकी स्टीम बनती है। स्टीम को क्या करते हो, टरबाइन में गिराते हो। टरबाइन से क्या होता है, जैसे कोयला को आपने जो है स्टीम में कन्वर्ट किया, कोयला को जो कंबस्टन किया, इसको जलाया तो स्टीम बनी, क्या बनी, स्टीम। उसके बाद फिर टरबाइन से कनेक्ट कर दिया। टरबाइन क्या होता है, स्टीम से, जैसे टरबाइन का अब जो है स्टीम प्रेशर से रिलीज किया, मतलब भाप होती है जो, उसको क्या किया, रिलीज किया, तो क्या होती है, टरबाइन आपकी रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करने लगेगी उस प्रेशर से, उसी में जोड़ देते हो आप अल्टरनेटर। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होने लगती है, वैद्युत ऊर्जा आपको मिलने लगती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कौन सा है, पारंपरिक है, जिसको हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ये बाकी तीनों गैर पारंपरिक है, जिनको अभी हम हाल फिलहाल में देखने लगे। हाल फिलहाल का मतलब अभी जो विंड पावर है, ये भी अभी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं चल रहा है। कारण कि अभी जो गांव देहातों में जो अगर थोड़ा बहुत इन्वेंट हुआ है तो सिर्फ किसका हुआ है, सोलर पावर का हुआ है। लोग सोलर पावर तो देख रहे हैं, लेकिन टाइडल और विंड का अभी भी यूटिलाइजेशन बड़े पैमाने पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। करना होगा, क्योंकि हम जो है डिपेंड नहीं हो सकते हैं किस पे, कोयले पे या जो है आपके डीजल है या पेट्रोल है, इन सब चीज़ों पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये आने वाले समय में समाप्त हो जाने वाले हैं। तो ये अगर देखा जाए पारंपरिक बिजली उत्पादन, तो पारंपरिक बिजली उत्पादन का सोर्स कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, पारंपरिक बिजली उत्पादन का सोर्स कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट। बाकी ये क्या है, गैर पारंपरिक है। बाकी ये क्या है, गैर पारंपरिक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में देखो दिया है फास्फोरस, कापर, एंटीमनी। अब देखो फास्फोरस और एंटीमनी की बात की जाए, ये कौन सा है, एक प्रकार से मटेरियल है, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। क्या करते हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, डोपिंग में यूज करते हैं। इनको हम यूज करते हैं किसमें, डोपिंग में। डोपिंग जैसे हमारे सेमीकंडक्टर होते नहीं है, आपने देखा होगा पी टाइप और एन टाइप, तो उसमें डोपिंग के रूप में यूज करते हैं। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बोरान, ये सबका हम क्या डोपिंग के रूप में यूज करते हैं। बात की जाए सिलिकॉन की। अब सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन सी है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एक सिलिकॉन होती है, इसके अलावा एक जर्मेनियम होती है। कापर आपकी प्योर कंडक्टिव डिवाइस है। कापर आपकी क्या है, प्योर कंडक्टिव डिवाइस है। प्योर कंडक्टिव डिवाइस है। जो आपका सोलर सेल होता है, सिलिकॉन सेल होता है, सोलर सेल, इसी को सिलिकॉन सेल बोल देते हैं। तो इसमें यूज करते हैं किसका, हम सिलिकॉन का, क्योंकि हमें बनाना है सेमीकंडक्टर डिवाइस। सिलिकॉन कौन सी है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और
कॉपर क्या है, एक कंडक्टिंग डिवाइस है। कॉपर क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कॉपर एक क्या है, सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन क्या है आपका, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। लेकिन बात करें कॉपर की तो कॉपर आपका क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल है। तो किसका यूज करते हैं हम, इसलिए हम यूज करेंगे सिलिकॉन का या तो फिर जर्मेनियम का, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम में सर सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं? सिलिकॉन का यूज इसलिए करते हैं कि देखो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। जिसका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, परमाणु क्रमांक यदि लो है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता, क्योंकि जिसकी परमाणु क्रमांक कम होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, आप सब जानते हो। अब इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, सांद्रता बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यदि बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया तो आप जानते ही हो, पोटेंशियल बैरियर आपका सेमीकंडक्टर जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वहां पे आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। किसकी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, मतलब कि डैमेज नहीं होगा जल्दी से। और जो सूर्य की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उसमें क्या होती है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ताप के सापेक्ष जो है क्रिया भी कर सके और एनर्जी का कन्वर्जन भी कर सके। और जो आपकी सिलिकॉन डिवाइस होती है, दूसरा भारत में जो है, भारत में क्या विश्व में सबसे ज़्यादा अवेलेबल भी है सिलिकॉन की, क्या है मतलब उपलब्धता। सिलिकॉन की जो अवेलेबिलिटी है, सिलिकॉन का मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब हर एक चीज़ से देखा जाए बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद देखें तो सिलिकॉन ही सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अगर ऑक्सीजन के साथ तुलना करें तब। बाकी देखो वैसे तो बहुत सारी जो है, अगर उस तरीके तुलना करोगे तो नाइट्रोजन वगैरह में जाओगे ना, तो हम अभी उसकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं क्या है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें किसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखें। अगर इन दोनों की बात करें तो क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या देखोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सिलिकॉन उपलब्ध है। किसके कंपैरिजन में, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन सबसे ज्यादा है। तो कुल मिला के हम इसलिए कह रहे हैं कि हर तरीके से सिलिकॉन सबसे अच्छा है, इसलिए हम यूज करते हैं किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है क्या करता है, जो उसकी हीट एनर्जी है उसमें एनर्जी उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको वैद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात की जाए प्रकाश कैसे पड़ता है, जो आपका सन होता है, सन से आपको क्या मिलती है, सन से आपको मिलती है या तो हीट मिलती है और एक एनर्जी मिलती है लाइट, दो एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट। अब ये प्रिंसिपल होता है कौन सा, पीवी प्रिंसिपल होता है। पीवी प्रिंसिपल क्या कहता है, जो प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, पीवी प्रिंसिपल जो आपका होता है फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल। ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा है, सिलिकॉन है। यहाँ पूछा था सौर सेल में किस सामग्री का यूज किया जाता है, हमने साथ में बहुत सारी चीजें बता दी। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, लेकिन हम सिलिकॉन का यूज करते हैं क्योंकि सिलिकॉन हर मामले में अच्छा है, किससे, जर्मेनियम से या बाकी जो और भी सेमीकंडक्टर आपके बनाए जा सकते हैं, डोपिंग घटाकर या बढ़ाकर, जो भी आप समझें, क्योंकि इनकी जो आपकी प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब इसमें क्या करते हो आप, स्ट्रेंजिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या करते हो, डोपिंग कर लेते हो, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, वो अलग का केस है। सिलिकॉन, कॉपर, एंटीमनी, फास्फोरस। फिलहाल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, इसलिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं सोलर सेल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा सब स्टेशन है परमाणु विखंडन के लिए प्रयोग परमाणु ऊर्जा सामग्री का क्या नाम है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम थोरियम का यूज करते हैं। साथ में कहीं कहीं आपको देख यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब चीजें भी साथ में यूज होती हैं, तो इसको चीज आप लोग ध्यान में रखिए। सिलिकॉन आपका जो है सौर ऊर्जा में जो सोल होते हैं उनमें यूज करते हैं। एंटीमनी आपका जो है डोपिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है, तो थोरियम का यूज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो है क्या बोलते हैं, ये सब जो है पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए बता देते हैं। 92 आपका होगा यूरेनियम 233, उसके बाद होता है यूरेनियम, ये होगा यूरेनियम 233, एक होता है 35, ये सब चीजें हम यूज करते हैं इसमें, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल यूज फॉर
न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो कौन सा होता है? थोरियम का यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? अभी हम बताए थे फोटोवोल्टाइक सेल जो बनता है हमारा किससे बनता है? सिलिकॉन सेल से। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। किससे बना हुआ होता है? वो सिलिकॉन से होता है। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी है। जस्ट इसका सेकंड पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने डिटेल में बताया है सिलिकॉन सेल क्यों यूज करते हैं सौर ऊर्जा में, और सिलिकॉन सेल के क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? विंड, वाटर, स्टीम और डीजल। तो यहाँ पे देखो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात की है, तो गैर पारंपरिक आपका कौन सा हो जाएगा? विंड एनर्जी सोर्स है। इसके पहले वाले हम जो है पहला या दूसरा क्वेश्चन था आज की क्लास का, वहाँ पे हमने टेबल बताई है। उस टेबल में देखिए कौन से एनर्जी सोर्स आपके जो है कन्वेंशनल है, कौन से नॉन कन्वेंशनल है। परंपरागत एनर्जी स्रोत कौन से होते हैं? गैर परंपरागत एनर्जी कौन से सोर्स होते हैं? परंपरागत एनर्जी सोर्स वो होते हैं जिनका हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। परंपरा होती है ना आपके घरों में कि कहते हैं हमारे बुजुर्गों की परंपरा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो परंपरागत एनर्जी सोर्स का मतलब वो होता है जिनको हम सदियों से यूज करते चले आ रहे हैं। गैर परंपरागत एनर्जी सोर्स वो हैं जिनको हम इन्वेंट कर रहे हैं, जिनका आविष्कार कर रहे हैं, जिनको अब जान रहे हैं, जिनकी ओर अब अग्रसर हो रहे हैं, उनको हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अब कैसे हो जाते हैं? जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, ये आपके कौन से हैं? टाइडल एनर्जी हो गई, ये आपकी कौन से हो गए? सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विंड। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दिया विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है आपका? देखिए ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है यहाँ पे? देखिए आपका सन है, बाकी आपकी चीजें हीट है, कॉयल है, बायोगैस है, इनको हम खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल भी प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम आर्टिफिशियली भी पा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी पाते हैं। जैसे आपका हीट है, अगर आप हीट चाहिए तो आप जो है घर में आप कोई हीटिंग एलिमेंट लगा लीजिए, हीट मिल जाएगी। कोयला है, आप लकड़ी का कंबस्टन कर लीजिए, आपको कोयला मिल जाएगा। बायोगैस है, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो है उनसे आप क्या कर लीजिए, आप बायोगैस जो है जनरेट कर सकते हो। तो यह क्या हुआ आपका ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे कौन है? सन, क्योंकि सन किसी से जनरेट नहीं कर सकते हो, ना किसी से पा सकते हो सन से एनर्जी। सन खुद अपने आप में एक एनर्जी है, उसके द्वारा हम सब लोग एनर्जाइज्ड होते हैं, उसके द्वारा हम सब लोग ऊर्जित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट मार्क्ड एज क्रॉस, ये दिया हुआ ऑफ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिया है, ये आपका डैम है, बांध है, ये आपका बांध है। यहाँ पे पानी आपने स्टोर कर लिया, यहाँ पे आपने क्या कर लिया? पानी, वाटर स्टोर कर लिया। यहाँ पे आपने पानी स्टोर कर लिया, वाटर, यहाँ पे वाटर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्या लगा हुआ है? यहाँ पे आपका लगा हुआ है सर्ज टैंक। ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। इसको क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। इसको क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। अगर कह दें जो सर्ज टैंक क्या होता है? टरबाइन। अब यहाँ पे नीचे टरबाइन होती है, तो क्या कहते हैं? अगर बात की जाए सर्ज टैंक, तो सर्ज टैंक क्या होता है? टरबाइन और आपके डैम के बीच की कड़ी होती है। पेन स्टॉक भी यहाँ पे होता है। तो क्या कहता है आपका जो पेन स्टॉक लगा हुआ होता है नीचे यहीं पे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से क्या लगा लेते हैं? जो आपकी टरबाइन घूमती है, जैसे टरबाइन आपकी रोटेट करने लगी, टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन रोटेट करती है, तो उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? टरबाइन रोटेट करने लगती है, तो टरबाइन रोटेट करने लगती है तो उसी के साथ क्या जोड़ देते हैं? उसी के साथ हम लोग जोड़ देते हैं अल्टरनेटर। उसी के साथ जोड़ देते हैं अल्टरनेटर, कपल कर देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर लगा देते हैं किसके साथ? टरबाइन के साथ। तो जब टरबाइन में मूवमेंट आता है तो अल्टरनेटर भी मूवमेंट करने लगता है और हमें वैद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। किससे? हाइड्रो पावर प्लांट से। मतलब जो दिखाया गया है हाइड्रो पावर प्लांट से क्या हो सकता है? आप जो है जल को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। क्या करते हो? जल को स्टोर करके, वाटर स्टोर करके प्रेशर से रिलीज करते हो। किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। वाटर स्टोर करके प्रेशर से टरबाइन के ऊपर रिलीज करते हो, टरबाइन के ऊपर रिलीज करते हो, जिससे वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। किस? वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। अभी जब डैम में आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, किस फॉर्म में है? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर्ड है। मतलब लेकिन जैसे रिलीज करोगे तो क्या हो जाएगा? पानी के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पानी अपने आप में गतिज ऊर्जा लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा? यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं? टरबाइन है। अब देखो जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे रास्ते में कुछ कंट्रोलिंग के इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे सर्ज टैंक लगा होता है, पेन स्टॉक लगा होता है। तो सर्ज टैंक इसलिए लगाते हैं
जो हमारा पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक है तो पेन स्टॉक में जो वाटर हैमरिंग होती है, वाटर हैमरिंग, पेन स्टॉक जो होता है तो उसमें क्या है, जो वाटर हैमरिंग होता है, वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग जो सर्ज टैंक होता है ये पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग से बचाता है, वाटर हैमरिंग से बचाता है। सर तो कहते हैं वाटर हैमरिंग से क्या मतलब कि जो है वाटर की चोट से जो है बचाता है। कैसे बचाता है, जो है वाटर की जो है कंट्रोल करके, मतलब और एक चीज, एक फायदा ये है वाटर हैमरिंग से बचाता है। उसके बाद एक फायदा और है, क्या एक फायदा है, यदि मान लीजिए लोड घट या बढ़ रहा है तो सर्ज टैंक के माध्यम से हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सर्ज टैंक का काम हुआ। सर्ज टैंक जो दिखाया गया है ये क्या है, ये आपका सर्ज टैंक है। जो फिगर दिखाया गया है ये क्या दिखाया गया है, ये सर्ज टैंक है। इसका क्या लाभ है, एक तो पेन स्टॉक को, हमारा जो पेन स्टॉक है उसको वाटर हैमरिंग से बचाता है। और लोड, जैसे मान लीजिए लोड ज़्यादा है, किसी मतलब लोड की डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो वाटर ज़्यादा रिलीज करेगा। यदि मान लीजिए लोड कम है तो मतलब जो है कंट्रोलिंग का काम भी करता है। कौन, आपका सर्ज टैंक कंट्रोलिंग का काम भी करता है और वाटर हैमरिंग इफेक्ट से भी बचाता है। किसको, पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग ना हो इसलिए बचाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्ज टैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्ज टैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया, विच इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक बार बार बोल रहे हैं, जिसको हम सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं, जिसको मतलब जिनका इन्वेंट अभी हम हाल फिलहाल में कर रहे हैं, 15-20 सालों से देख रहे हैं, 15-20-25 साल से देख रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो, गैर पारंपरिक में, तो मतलब जिनको सदियों से यूज नहीं करते आ रहे हैं। सिर्फ सदियों से किनका यूज करते थे, सदियों से जैसे आदमी जो है ऊष्मा पाने के लिए लकड़ी को जलाता था, कोयला पाता था, फिर कोयला को जलाता था। तो जो हम मतलब परंपरा थी हमारी ना कि हम लकड़ी कोयला इन सब चीज़ों पे, या आपके जो परंपरागत सोर्स में आपके जैसे आते हैं, जैसे आपने इधर देखा है इस समय डीजल प्लांट वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, इनको अब देखिए, अगर हम मान लीजिए कि क्या बोलते हैं गैर पारंपरिक एनर्जी स्रोत की ओर नहीं जाएंगे तो जो हमारे पारंपरिक एनर्जी स्रोत हैं ये क्या है, धीरे धीरे समय एक ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएंगे। भाई लकड़ी भी खत्म होगा, कोयला भी खत्म होगा, डीजल भी खत्म होगा, पेट्रोल भी खत्म होगा, सब खत्म होगा। और अगर समय रहते हम कोई नया इन्वेंट नहीं करेंगे तो हम लोग को आगे भविष्य में परेशानी होगी। तो हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया है, गैर पारंपरिक में इन्वेंट किया, आविष्कृत किया विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी को इन्वेंट किया है, सोलर एनर्जी को इन्वेंट किया, सोलर एनर्जी को इन्वेंट किया। उसके बाद क्या इन्वेंट किया, टाइडल एनर्जी इन्वेंट किया, टाइडल एनर्जी इन्वेंट की। मतलब इस प्रकार से हमने, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो लिग्नाइट स्टोर्ड वाटर प्लस चूर्णित कोयल, तो ये क्या है, यहाँ पे राइट आंसर सनरेज। क्या बोला, गैर पारंपरिक बोला है ना, तो गैर पारंपरिक में ये सब चीजें हमने इन्वेंट करी है, मतलब आविष्कृत करी है हमने नहीं, जो आधुनिक वैज्ञानिक वगैरह है, रिसर्चर ने, वो सब लोगों ने करी हैं। कह सकते हैं कि हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं या इन्वेंट होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद चलिए, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर एनर्जी सोर्स। अभी वहां पे कन्वेंशनल पूछा था, यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल पूछ लिया, गैर पारंपरिक पूछ लिया है। अभी तो वहां पे पारंपरिक पूछा था, गैर पारंपरिक भी पूछा है। अच्छा, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज पूछा है, गैर पारंपरिक, जो आपकी सोलर एनर्जी है, 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 जो आपकी विंड 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 एनर्जी है, या आपकी टाइडल एनर्जी है, या आपकी टाइडल एनर्जी है, या फिर आपकी टाइडल एनर्जी है, या फिर आपकी टाइडल एनर्जी है। तो क्या है इनका डिसएडवांटेज, क्या है, पहली चीज तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं एक साथ में। सोलर प्लांट लगाना है तो आपको हो सकता है अगर 5 किलोवाट का प्लांट लगा रहा है 2-3 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही लगाना पड़े। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, धूप पे डिपेंड करता है। यदि धूप नहीं निकली तो हमारे प्लांट का कोई मतलब नहीं, मतलब ये किस पे, एक तो हुआ लागत, स्टार्टिंग लागत, वो भी किसकी, आरंभिक लागत है, मेंटेनेंस नहीं, रनिंग नहीं, आरंभिक स्टार्टिंग कास्ट, आरंभिक लागत। उसके बाद फिर डिपेंडेंसी ऑफ सन, मतलब सन, सूर्य पे निर्भरता, यदि मान लीजिए सूर्य पे निर्भरता। उसके बाद फिर जब सूर्य पे निर्भरता है, सूर्य नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, दक्षता भी कम हो जाएगी ना। तो दक्षता में कमी, दक्षता जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं, कमी, मतलब सबसे कम दक्षता, पुअर इफिशियंसी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका, पुअर इफिशियंसी, दक्षता कम दे रहे हैं। अब यही चीज विंड के साथ है, अगर हवा नहीं चली किसी दिन तो क्या हो जाएगा, विंड एनर्जी से जनरेट कर पाएगा, आपके जो पवन में ब्लेडें हैं वो घूम पाएंगी पवन एनर्जी। जब आपका वायु ही नहीं है, पवन नहीं चल रही है, तो आपको ये एनर्जी यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। टाइडियल का भी क्या है, यही केस है। तो इस प्रकार से देखें, सबसे ज्यादा इसमें जो डिफेक्टिव चीज है, कौन सी डिफेक्टिव चीज है, कि इनकी इफिशियंसी घट जाती है,
नो कांस्टेंट जनरेशन कैन बी यूज ओनली लाइट लोड, हैवी लोड कैन नॉट बी ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुअर इफिशियंसी, सबसे कम इफिशियंसी देने वाली इसका मेन ड्रॉबैक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विच पावर जनरेशन रिक्वायर हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो कौन सा होता है? हाइडियल पावर जनरेशन, डीजल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, परमाणु शक्ति उत्पादन में हमें भारी जल शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? विच डिवाइस सेंस द विंड स्पीड इन विंड पावर जनरेशन। पवन ऊर्जा उत्पादक में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? विच डिवाइस सेंस द विंड स्पीड इन अ विंड पावर जनरेशन। तो देखो पवन ऊर्जा उत्पादक में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? तो देखो आपको जो पवन ऊर्जा होता है, जो आपकी ब्लेडें होती हैं, जैसे पवन आई आपकी, पवन चक्की आई, पवन चक्की आपका है, पवन चक्की भी पवन ऊर्जा से चलती है, पवन चक्की बोल दिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपकी पवन एनर्जी लगी हुई होती है, तो ये ब्लेडें लगी हुई होती हैं। तो ब्लेड कब घूमती हैं? ब्लेड कब घूमती है? जब आपकी वायु आती है, वायु जब चलती, पवन चलती तब घूमती है। इसके साथ कनेक्ट होती है टरबाइन। इसी के साथ क्या कनेक्ट होती है? इसी के साथ कनेक्ट होती है टरबाइन। इसी के साथ कनेक्ट होती है आपकी टरबाइन। अब टरबाइन कब रोटेट करेगी, तब कब महसूस करेगी अपने आप को रोटेशन? जब ब्लेडें घूमेंगी, जो ब्लेड लगी है, जब एयर ही नहीं चलेगी तो टरबाइन क्या करेगी? किसी प्रकार कोई मतलब घटना महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब हवा नहीं चल रही तो टरबाइन कैसे रोटेट करेगी? टरबाइन रोटेट नहीं करेगी। और टरबाइन से जुड़ा होता है क्या? आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करता है। किससे? जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, अल्टरनेटर जुड़ा होता है। वायु की मतलब जो पवन ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है वैद्युत ऊर्जा में। अल्टरनेटर किसमें कनेक्ट करता है? आपकी जो पवन ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। किसके माध्यम से? टरबाइन और अल्टरनेटर के माध्यम से। यहाँ पे क्या दिया है? एक्साइटेड यूनिट, टरबाइन कंट्रोलर, चोपर कंट्रोलर, लाइन कंट्रोलर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टरबाइन कंट्रोलर। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? हवा की गति को कौन महसूस करेगी? टरबाइन महसूस करेगी, क्योंकि टरबाइन को ही तो रोटेट करना है। यदि टरबाइन को गति नहीं महसूस होगी तो फिर टरबाइन एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी। उसे अगर जनरेट होगा तो वो रोटेट करेगी टरबाइन। अगर टरबाइन रोटेट नहीं करेगी तो आपका एनर्जी का जनरेशन नहीं होगा क्योंकि टरबाइन रोटेट करने से ही अल्टरनेटर आपका रोटेट करेगा। यदि टरबाइन ही रोटेट नहीं कर रही तो एनर्जी का जनरेशन कैसे होगा? नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का यूज किया जाता है? तो ऊंचे हेड की बात की जाए तो, अगर निम्न की बात की जाए तो किसकी यूज करते हैं? निम्न की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका निम्न में यूज होता है किसका? केप्लान का। उसके बाद अगर बात करें फ्रांसिस का, जो किस में होता है? मध्यम में होता है, मध्यम में होता है इसका प्रयोग। अब बात किया जाए इसका इम्पल्स का, और क्या बोलते हैं, इम्पल्स टरबाइन, और एक होती है आपकी पेल्टन टरबाइन। का सबका यूज कहाँ पे करते हैं? हम हाई में करते हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक हाई हेड वाले में। कहाँ पे यूज करते हैं? हाई हेड वाले में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इम्पल्स टरबाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आए होंगे, आप सब ले पढ़े होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो आप जो है क्लास को एक बार रिवाइज करिए, फिर से रिवर्स करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कोई इसमें कठिन टॉपिक नहीं जो आपको समझ में ना आए। यदि आपको इस चैनल से या इस क्लास से कुछ जानकारी मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए उन बच्चों के पास जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी लाभ ले सके। हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए कंटेंट लेके आते हैं, तो आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ाएं। यदि हम लोग मोटिवेट होंगे तो आप लोग की और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। हम लोग को ऊर्जा मिलती है जब आप लोग हम लोग का साथ देते हो। चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले स्लाइड के साथ अगले दिन।